कल की क्लास में हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कवर करने की कोशिश की थी। उसमें से इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दो चीजें आती हैं, 7C और एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमने कल 7C देख लिए थे और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 5 पॉइंट आते हैं। 5 पॉइंट में से हमारा लास्ट ही पॉइंट बचा था जिसको हमें देखना था। पीपीटी दिख रही है सभी को? जी। जी, चलिए ठीक है। तो आज हम क्लासरूम कम्युनिकेशन को देखेंगे। क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉल एंड चार्म इनके द्वारा लाया गया था। और जो क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो मॉडल है इसको इन्हीं के नाम से, दोनों के नाम से जाना जाता है, कॉल एंड चार्म का मॉडल। ठीक है। इसमें बहुत सरल है। इसमें कोई कठिन चीजें नहीं है। आप लोगों ने सब चीजों को पहले ही पढ़ लिया है, तो बहुत इजीली आप इस चीज को कर लोगे। कक्षा संचार की प्रक्रिया, इसमें अभी हमने देखा था कि जब हम नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे थे उसमें 7 स्टेप थे, है ना। सेंडर था हमारा, मैसेज था, एनकोडिंग थी, मीडियम था, रिसीवर था, डिकोडिंग थी, एंड फीडबैक था। तो ये 7 चरण थे। ठीक है। पर क्लासरूम कम्युनिकेशन में 5 स्टेप होती है, उनमें से 2 स्टेप नहीं होती है। एक एक करके हम उनको, आपने याद कर ही ली होगी वो स्टेप। तो अगर नहीं की है, यदि आपको याद नहीं है तो ऊपर जो पीडीएफ है मैंने आपको ग्रुप में दे दिया, उसमें से एक बार पढ़ लेना, और आपके पास रिकॉर्डिंग भी है तो आप उसको सुन लेना। इसमें होता ये है कि कक्षा संचार की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले इसमें होता है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। ठीक है। फिर मैसेज की डिकोडिंग, मैसेज का ट्रांसमिशन, फिर है मैसेज की डिकोडिंग, और फिर है फीडबैक एंड एवोल्यूशन। कि अगर जब आप क्लासरूम कम्युनिकेशन करना चाहोगे, जब छात्रों के साथ आप संचार करोगे, तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। कि हम, ऐसा तो नहीं है कि जब हम जा रहे होते हम क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे होते हैं, हमें विषय के बारे में नहीं पता होता, हम क्लास में गए, विषय को उठाए और पढ़ाने लगे। नहीं, हम जो भी विषय होता है उसकी पूर्व में एक दिन पहले तैयारी करते हैं कि हमें किस तरीके से बच्चे को समझाना है। तो वो पूरी तैयारी, वो पूरी योजना फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज के अंदर आ जाती है। ये याद रखना कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इफेक्टिव, सॉरी, क्लासरूम कम्युनिकेशन के कितने स्टेप है, तो आप 5 पे टिक करके आएंगे। और नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं, तो आप 7 पे टिक करके आएंगे। फिर आता है मैसेज एनकोडिंग। जो हमने तैयारी की है, तो हमें जो छात्र हैं उनका प्रीवियस नॉलेज भी हमें देखना पड़ता है कि वो बच्चे किस स्तर के हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं, मेमोरी लेवल के हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं। उसके हिसाब से हमें अपना जो मैसेज की एनकोडिंग करना पड़ती है। फिर मैसेज का ट्रांसमिशन, हम ज्यादातर जो है वाणी के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा जो हमारा मैसेज होता है उसको हम प्रसारित करते हैं। फिर बच्चे उस मैसेज को ग्रहण करते हैं, तो वो डिकोडिंग हो गई है। फिर आता है हमारा फीडबैक और एवोल्यूशन। जब हमने बच्चे के सामने कोई प्रश्न, हमने कोई कौन, तो हम उसका प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे, और प्रतिक्रिया के साथ हम उसका मूल्यांकन भी करेंगे कि जो चीज हमने समझाई थी वो छात्र को समझ में आई या नहीं आई। तो सिर्फ इतनी सी चीज इसके अंतर्गत आएगी क्लासरूम कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है। अब इसके जो मुख्य फैक्ट्स हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो उनको हम देखेंगे। क्लासरूम जो टीचिंग अभी भी फॉर्मल एजुकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये यहाँ फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन होते हैं। 3 प्रकार की एजुकेशन होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूलों में जाकर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, सॉरी, इनफॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो हमें फैमिली से प्राप्त होती है, टीवी से प्राप्त होती है। इस तरीके की जो एजुकेशन हमको मिल रही होती है वो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। फिर आती है नॉन फॉर्मल। तो डिस्टेंस डिस्टेंस जो लर्निंग होती है, डिस्टेंस हम जो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं, डिस्टेंस में अगर हम कोई
कोर्स कर रहे हैं, तो उससे जो हम एजुकेशन को ले रहे हैं तो वो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन में आती है। तो जो क्लासरूम टीचिंग है अभी भी फॉर्मल एजुकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बच्चा क्लास में जाएगा, है ना, तभी वो फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएगा और तभी हम अच्छे से कर पाएंगे और फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। अभी अभी अगर हम देखें जो हमारी क्लास चल रही है वो फेस टू फेस नहीं है, इससे मैं अभी ध्यान नहीं दे सकता कि कौन क्या कर रहा है ना, मैं क्या ध्यान दे रहा तो नहीं है, ये इफेक्टिव मानी जाती है। ये जो निर्देश दिए जाते हैं विकास करता है कि बच्चे का जो मेंटल जो डेवलपमेंट है वो होता है, इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है और बच्चा खुद को एनालिसिस करना भी सीख रहा है। कम्युनिकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का अभिन्न अंग है। जितना अच्छा संचार होगा उतनी ही अच्छी टीचिंग होगी। बिना हम्म। कम्युनिकेशन के, बिना संचार के कोई भी चीज नहीं सीख सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लास कम्युनिकेशन को कई कारक प्रभावित करते हैं। जो भी कारक प्रभावित करते हैं उसके लिए इन्होंने प्रिंसिपल बनाए हैं कॉल एंड चान में। वो इस प्रकार है कि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लास कम्युनिकेशन में देखते हैं, शिक्षक, छात्र, संदेश, निर्देशात्मक तरीके और माध्यम, सीखने का वातावरण, ये 5 कक्षा संचार की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कक्षा संचार की प्रभावशीलता इन्हीं 5 कारकों पर निर्भर करती है और इन्हीं 5 कारकों को नियंत्रण करने के लिए 4 सिद्धांत दिए गए हैं। कारक 5 है पर सिद्धांत कॉल एंड चाल ने 4 दिए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचर, प्रिंसिपल ऑफ मैसेज डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब इन चारों को हम एक एक करके देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ टीचर में क्या है। सबसे पहला है कि शिक्षक को अपनी क्षमता और कमी का पता होना चाहिए कि वो किस विषय में स्ट्रांग है, किस विषय में वो वीक है, किस विषय में उसको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये एक अच्छे शिक्षक को पहले पता होना चाहिए अगर उसे क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो। फिर दूसरा पॉइंट है कि शिक्षक की अपने विषय पर पकड़ होनी चाहिए। जो भी विषय जो भी विषय शिक्षक पढ़ा रहा है उसकी छोटी छोटी बारीकियों का उसके उसको उस विषय के बारे में पता होना चाहिए शिक्षक को। तभी तो वो सही तरीके से छात्रों को बता पाएगा, छात्रों के डाउट को क्लियर कर पाएगा। बच्चों की प्रीवियस नॉलेज का पता होना चाहिए, भाषा शिक्षा आदि का स्तर, कि बच्चे किस लैंग्वेज में ज्यादा समझते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के बीच अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा बैठा है तो उसे इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम वाले को समझने में बड़ी दिक्कत होगी। और शिक्षा का स्तर भी, कि मेमोरी लेवल पे हमें सिखाना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सिखाना है या रिफ्लेक्टिव स्तर पे सिखाना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर शिक्षक को पेडागोजी और एंड्रोगोजी का ज्ञान होना चाहिए। पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये शिक्षक सेंटर्ड होती है, ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है। आपने टीचिंग में मेमोरी लेवल अगर आपने पढ़ा होगा तो वो मेमोरी लेवल ही पेडागोजी कहलाती है, कि छोटा बच्चा है तो उसे हमको बार बार दोहरा दोहरा कर याद करवाना पड़ेगा, तो वो पेडागोजी के अंदर लग जाता है। और एंड्रागोजी के अंदर जो बच्चे हैं उनको बार बार तथ्यों को, नियमों को, सिद्धांतों को, उसके बारे में हम बताएंगे और फिर उससे वो सीखेगा। शिक्षक को छात्रों को अलग अलग तरीके से समझाना आना चाहिए। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझता है तो शिक्षक को भी अलग अलग तरीके अपनाना चाहिए। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। समान व्यवहार रखेगा तभी तो इफेक्टिव बनेगा, नहीं तो आपसी द्वंद होंगे, मनमुटाव होंगे, तो वो एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं होगा। फिर दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिजाइन। संदेश में उद्देश्य पर आधारित सामग्री होनी चाहिए। कि जैसे मैं अभी आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, है ना, उससे पहले हमने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा, तो उसकी सामग्री तो नहीं है ना। अभी हम सिर्फ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं तो उसी की सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। तो जो भी आप विषय पढ़ाने जाओ तो उसी की सामग्री आपके पास होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए।
दूसरा अगला पॉइंट है संदेश उचित रूप में से क्रमबद्ध होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर। कि जो भी आप मैसेज डिजाइन कर रहे हो या जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो, तो उसको सरल से कठिन की ओर लेके जाओ। अगर व्यक्ति का बेस अगर क्लियर होगा है, तो फिर वो एडवांस चीजों को अपने आप ही कैच कर लेगा। संदेश में ऐसी भाषा एवं प्रतीकों का प्रयोग करें जो छात्रों को पता हो। फिर अगला पॉइंट ये है कि संदेश में इम्पल्स एंड नॉन इम्पल्स उदाहरणों के साथ बताना चाहिए। अगर आप कोई विषय समझा रहे हो, तो उसको विपक्ष और पक्ष दोनों तरीके से आपको समझाना आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कि योग का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये अगर हमने टॉपिक लिया, तो हम इसके पक्ष में भी समझाएंगे कि अगर हम योग करते हैं तो हमारा शरीर का विकास होता है, हमारा शरीर लचीला होता है, स्फूर्तिवान बनता है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है। तो इस तरीके से हम अगला है प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया। इसमें आता यह है कि छात्रों को पढ़ाने के लिए जो विधि एवं माध्यम आप अपना रहे हैं, वो छात्रों के सही स्तर का होना चाहिए। ये भी बड़ी इजी है कि जो भी आप, ये हमको देखना होगा कि वो किस स्तर का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप टीचिंग करने जा रहे हो, तो जो टीचिंग में बताया है ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इस पे जब भी आप जिस भी कक्षा को पढ़ाने जाओगे, तो उस कक्षा को आप उसी तरीके से, उस कक्षा में उसी तरीके से आप संचार करोगे। फिर अगला पॉइंट ये है कि सभी छात्रों के मध्य अंतर होता है, इसलिए शिक्षक को, सॉरी, सभी छात्रों के मध्य अंतर होता है, इसलिए शिक्षक सभी छात्रों को एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। इसको दूर करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग टेक्निक्स अपनानी चाहिए, चार्ट दिखाना चाहिए, या मॉडल्स से हमको बताना चाहिए छात्रों को। किसी किसी को व्याख्यान में ही समझ में आ जाता है, किसी को प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। तो इसलिए कि अलग अलग तरीकों को एक शिक्षक को अपनाना चाहिए। पढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले साधनों का प्रयोग करना चाहिए। कि जब भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो एक अच्छी को जो करना चाहिए, तो आपको बहुत अगला पॉइंट ये है कि शिक्षक को, सॉरी, सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा ब्रेक हो रही है वॉइस क्या? जी। अरे, अब आ रही है वॉइस क्या? हेलो, जी 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 अब आ तो आ रही है। रही है। क्लियर है वॉइस क्या नहीं है? जी या अब अभी आ भी रही है। ब्रेक हो रही है? आपको ना वो सुनाई नहीं दे रहा था सर, उसको रिपीट कर दीजिए एक बार। जी, कहाँ से रिपीट करना है ये आप बता दीजिएगा। ये कक्षा जो अब लास्ट के जो 4 पॉइंट्स थे ना, वो आप बता रहे थे, वो नहीं। पीपीटी दिख रही है क्या आपको? जी दिख रही है। जी,
हम जो 4 पॉइंट पढ़ रहे थे उनको मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया। सबसे पहला ये है कि छात्रों को पढ़ाने के लिए विधि एवं माध्यम आप अपना रहे हैं वो छात्रों के सही स्तर का होना चाहिए। ये हम सभी जानते हैं कि 3 प्रकार की टीचिंग होती है: मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और थर्ड होती है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमें उन्हें किस तरीके से पढ़ाना है। उनको बार बार दोहरा के हम पढ़ाते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं। बड़े बच्चे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं, लेवल में हम उनको समस्या देते हैं, है ना। जैसे कि आपने डिजर्टेशन बनाई होगी जो पीएचडी कर होती है, हम बता सकता हूँ, नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी जो टीचिंग है, एजुकेशन का लेवल अलग है। तो जिस लेवल का छात्र है उसी लेवल में उसे समझाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि सभी छात्रों के मध्य अंतर होता है, इसलिए शिक्षक सभी छात्रों को एक जैसा नहीं पढ़ा सकते हैं। इसको दूर करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। कि यदि किसी छात्र को लेक्चर मेथड से समझ में नहीं आया है तो उसे प्रैक्टिकल करके दिखाए, मॉडल्स के द्वारा समझाया जाता है। तो जो अगर पढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब कि अच्छी क्लास में बोर्ड हो, चौक अच्छा हो, मार्कर अच्छा हो, बैठने के लिए जगह अच्छी हो, तो ऐसी गुणवत्ता वाले साधनों का प्रयोग होना चाहिए। अगला पॉइंट, मीडिया कोडिंग लर्निंग से जोड़ना चाहिए। मतलब कि जैसे कि सिर्फ अभी देखा जाता था कि अपन लोग पढ़ते थे, माध्यम से हम पढ़ते हैं, तो वीडियो हुई, ऑडियो हुई, इस तरीके की चीजों को हमें क्लास में इंक्लूड करना चाहिए। फिर अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। कि कक्षा में अधिक छात्र नहीं होना चाहिए। जो एक स्टैंडर्ड बताए जाते हैं कि 20 छात्र, 15 से 20 छात्री कक्षा में होना चाहिए। अगर इससे अधिक होंगे तो वो पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा होगा, हम सभी छात्रों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। और कम कम तो चल जाएंगे, कम है तो फिर भी ठीक है, पर ज्यादा से ज्यादा आप 20 होना चाहिए एक कक्षा में। फिर बैठने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बैठने की उत्तम व्यवस्था नहीं है तो वो पूरा ध्यान उसका उस पर केंद्रित रहेगा, सही से बैठ ही नहीं पाएगा तो पढ़ेगा क्या। फीडबैक का सही तरीका अपनाना चाहिए। आप छात्र आपने जो पढ़ाया है क्या छात्र को वो समझ में आया है, इस चीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि वो छात्र को वो चीज समझ में भी नहीं आ रही है कि नहीं। तो इसके लिए आपको उससे बार बार फीडबैक लेना चाहिए, उससे प्रश्न पूछना चाहिए। फिर ये कि छात्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना का उदय होना चाहिए, कि आपसे सहयोग करे, कि किसी के पास नोट्स नहीं है तो वो नोट्स को उपलब्ध कराए। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होना चाहिए, क्योंकि सहयोगी सहयोग में लगा रहेगा तब भी उसका विकास संभव नहीं है। एक कंपटीशन होना चाहिए। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो व्यक्ति आगे भी नहीं बढ़ेगा। अगर हमेशा कंपटीशन की भावना ही एक दूसरे के अंदर है तो फिर वो जो सहयोग रहता है वो नहीं हो पाएगा। तो दोनों को बैलेंस करके हमें चलना है। पहले शिक्षकों के द्वारा छात्र के नवीन विचारों और तकनीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, कि छात्र जो भी नई चीज करके लेकर आया है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। जो नवाचार वो कर रहा है उसके लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को प्रशंसा, सराहना, पुरस्कार, पनिशमेंट आदि के माध्यम से छात्रों के लक्ष्य के प्रति प्रेरित करना चाहिए। इसमें भी ऊपर वाले पॉइंट की बात कही गई है कि अगर छात्र अच्छा कर रहा है तो उसे आपको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कार दे देना है। ठीक है। इधर पे जो पनिशमेंट का यूज किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मारना छात्र को, नहीं, ऐसी पनिशमेंट देना कि वो जिससे कि वो उसकी तरफ अग्रसर हो, अपने लक्ष्य की तरफ। तो
इधर पे पनिशमेंट का ये अर्थ है। फिर ये है कि सजा का डर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन था, और इसी के साथ हमारा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन था वो भी पूर्ण हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम देख लेते हैं, फिर हम आगे मास मीडिया पे चलेंगे। सिंक्रोनस मीडिया, अर्थात शीघ्र मैसेज मिला और उसका शीघ्र जवाब दे दिया, तो वो सिंक्रोनस मीडिया कहलाएगा। आप किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हो और आपको तुरंत फीडबैक मिल रहा है, तो वो आपका सिंक्रोनस मीडिया के अंतर्गत आएगा। एसिंक्रोनस मीडिया के अंतर देर से संदेश मिला और इसका जवाब भी देर से मिला, जैसे ईमेल। ईमेल आप लिखते हो या मैसेज भी, अगर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहे हो, तब भी वो देर में हमें उसका रिप्लाई मिलता है। तो जहां पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है, तो वो एसिंक्रोनस मीडिया कहलाएगा। और ये दोनों ही इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। मतलब आमने सामने चीजें नहीं हो रही हैं, हम किसी उपकरण या किसी चैनल के माध्यम से हम ये दोनों चीजें कर रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं है, हम फेस टू फेस नहीं है। तो वो हमारा, तो वो दोनों चीजें इन सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में दोनों चीजें ही हो रही हैं। फिर एक टाइम शिफ्ट, किसी प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना हो तो बाद में देख लेना कि अभी ये क्लास चल रही, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी और आप बाद में भी देख सकते हो, तो ये टाइम शिफ्ट कहलाएगी। फिर सर्वे लाइन, मैसेज की निगरानी करना। अब ये होता है ना, कई फेक न्यूज प्रसारित हो जाती है, जैसे कि अभी कहीं का किस्सा ये था कि छात्रों ने क्या किया, कलेक्टर का जो मैसेज था कि 3 दिन छुट्टी है, तो उसमें एडिट करके 7 दिन छुट्टी कर दिया और वो उसको प्रेषित कर दिया। तो एक गलत सूचना समाज के अंदर गई। तो इन सभी चीजों को निगरानी कौन करता है, सर्वेलाइंस करते हैं, कि वो ये पता लगाता है कि वो मैसेज कहाँ पर एडिट हुआ था, कहाँ से ये गया है, कहाँ से इसमें संशोधित हुआ था। इन सब की पर जो निगरानी रखता है वो सर्वेलाइंस रखता है। फिर एक कॉन्वर्जेशन, इसके अंदर ये आता है कि संचार के लिए अलग अलग चीजों को मिला देना। मास मीडिया में इसका उपयोग होता है कि जब भी आपने न्यूज देखते हो, तो एक स्टूडियो होता है जहाँ पे कई उपकरण होते हैं जो सीधे क्या कहते हैं आपके सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, और फिर आपको मैसेज मिलता है। तो इन सभी चीजों को आप अगर मिला दोगे तो वो कन्वर्जेशन कहलाएगा। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है, मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया को जनसंचार कहते हैं। जब हम किसी माध्यम, रेडियो, समाचार पत्र, टीवी आदि के द्वारा लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से जोड़ते हैं, तो वो उसको मास मीडिया या जनसंचार कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें ये है कि मास मीडिया वन वे कम्युनिकेशन है। ये याद रखना, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है मास मीडिया। हाँ, अभी कुछ विकल्प हमें मिलने लगे हैं कि हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, पर फिर भी अगर एग्जाम में आता है तो वो वन वे ही कहलाएगा। अभी भी इसको वन वे की श्रेणी में ही रखा गया है, इसमें फीडबैक नहीं मिलता है, पर अभी मिलने लगा है, तो इसलिए ये वन वे फीडबैक मिलता है। पर हमको ये पता होना चाहिए कि जो किताबों में जो लिखा गया है वो यही है कि इसमें फीडबैक नहीं मिलता है। फिर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि इसके माध्यम से हम संचार करते हैं। अगला पॉइंट है कि जनसंचार और सार्वजनिक संचार में अंतर होता है। मास मीडिया और पब्लिक कम्युनिकेशन में अंतर होता है। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई बताएगा? हेलो। मन की बात। मन की बात, मतलब आप हाँ, मोदी जी के जो एक, कार्यक्रम मन की बात कह रहे हो क्या? हाँ, नहीं, वो नहीं सर, जो होगा। मैसेज तो एक फिर लोग से दूसरे न्यूज लोगों तक पहुंचे। न्यूज चैनल। मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन में अंतर ये है कि मास कम्युनिकेशन में, जैसे आपने मन की बात कही है, कि मोदी जी जो रहते हैं वो
इंटरनेट से जुड़े होते हैं या सिग्नल के द्वारा हमसे इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल रहते हैं उनके द्वारा हमें उनका मैसेज मिल रहा है, ठीक है। और पूरे देश में वो उनका मैसेज जा रहा है, एक बड़ी बहुत ज्यादा लार्ज जनसंख्या के ऊपर जा रहा है, तो ये मास मीडिया कहलाएगा। पर पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होगा कि आपके क्षेत्र में चुनावी रैली हुई और मोदी जी आपके इधर पे आए और वो मंच पे आपको संबोधित कर रहे हैं, और जहां पर जितने भी व्यक्ति उससे उनको सुन रहे हैं, तब जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसमें व्यक्ति आमने सामने रहेगा तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो ये अंतर है मास कम्युनिकेशन में और पब्लिक कम्युनिकेशन में। हमको ये लगता है पब्लिक कम्युनिकेशन में कि जनता ज्यादा है, पर मास कम्युनिकेशन के हिसाब से बहुत ही कम है। तो ये अंतर है पब्लिक कम्युनिकेशन में और मास कम्युनिकेशन में, कंफ्यूज मत होना। फिर इसकी विशेषता है कि इसमें ऑडियंस लार्ज होती है, ऑडियंस हेट्रोजेनस होती है, इसलिए मास मीडिया के प्रकार होते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। ऑडियंस हेट्रोजेनिक से मतलब कि अलग अलग प्रकार की होती है, मतलब कि कोई किसी को इंटरनेट का यूज करना आता है ना, और कोई न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता है, तो अलग अलग विचारों वाली है, अलग अलग चीजें उन्हें अच्छी होती है, इसलिए मास मीडिया के भी कई प्रकार होते हैं। आगे हम उनको पढ़ेंगे। किसी को न्यूज़पेपर पसंद होता है, किसी को टीवी पसंद होती है, तो इसी के कारण मास मीडिया को कई भागों में विभाजित किया गया है। संदेश का जीवन काल अधिक समय का होता है और इसकी गोपनीयता भी नहीं होती है। इधर पे ये है कि संदेश का जीवन काल अधिक समय के लिए नहीं होता है, क्योंकि कोई भी अगर आप न्यूज देख रहे होगे तो वो कुछ ही टाइम के लिए होगी, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगी। जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन चला, तो वो फिर खत्म हो गया, अब कोई नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और फिर उससे पहले वो क्या हो रहा था, वो कौन सा पार्क, सीएससी एनएपी पे वो हो रहा था ना, वो आंदोलन चल रहा था, उसका नाम नहीं पता। पर एक अभी बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि जैसे कि चुनाव आए थे बीच में, तो कोविड जो था, कोविड के जो आंकड़े आ रहे थे, कोविड की जो न्यूज थी वो कम हो गई थी। तो ये सब इसलिए जो मैसेज का जीवन काल है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, और फिर लोग भूल जाते हैं। और इसमें गोपनीयता भी नहीं होती है कि सभी लोगों को पता चल जाता है। आजकल वीडियो कई वायरल हो जाती है, आपने देखा होगा। इसमें श्रोता संस्था होती है या लोगों के समूह होते हैं, कि मीडिया हाउसेज होते हैं, हर अलग अलग मीडिया हाउसेज होते हैं हर जगह पे, तो उसके द्वारा हमें वो मिलती है, तो इसलिए अलग अलग संस्थान होते हैं। इसमें इसमें फीडबैक नहीं मिलता, और मिलता भी है तो अप्रत्यक्ष मिलता है। हमें फीडबैक नहीं दे सकते, और मिल भी रहा है तो पूर्ण रूप से उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो फीडबैक दिया है उसका जवाब आपको मिले। फिर ये है कि एक व्यक्ति की मानसिकता को बहुत प्रभावित करता है। जैसे कि अभी कोविड का चल रहा था, तो हम लोग बहुत डर से गए थे, चुनाव आ गए तो उन्होंने न्यूज़ें कम दिखाना शुरू कर दी, तो एक भय सा मन में खत्म हो गया। अब फिर से वो चीजें शुरू शुरू कर रहे हैं। आप देखो पेपरों में नहीं हमेशा अब कोविड के आंकड़े आ रहे थे, बीच में नहीं आ रहे थे, तो हमारी मानसिकता इससे प्रभावित होती है, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। तो चार प्रकार के मास कम्युनिकेशन होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल मीडिया, फिर है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मॉडर्न डे मीडिया। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं हम कि इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। पारंपरिक मीडिया, इसके अंतर्गत पुरातन कला, संगीत और नृत्य आदि को सम्मिलित किया गया है। पुरातन कला आदि की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाती है। इस संचार का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को परंपरागत ज्ञान से अवगत करवाना है। सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी परंपरा है उस वो हो, उसके हम उसको हमारे बारे मतलब हमें उसके बारे में पता हो, और अगली पीढ़ियों को हम कैसे देंगे, तो हम उनको कला के माध्यम से देंगे, संगीत के माध्यम से देंगे। इसमें होता है कि जो पहले से चले आ रहा है।
जवाब दीजिए कोई प्लीज। सर वॉइस क्लियर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अरे यार, दोस्ती नहीं हो रही है मेरी नेटवर्क के साथ, अब मैं क्या करूं। अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है। हाँ, ठीक है। तो जो हमारी परंपरा जो है, उसको हमें दूसरी पीढ़ी तक अगर हमें पहुंचानी है, तो हम पारंपरिक मीडिया का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम कला, संगीत आदि के माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अवगत करवाते हैं उसके बारे में। फिर अगला है प्रिंट मीडिया। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में समाचार पत्र के साथ यूरोप यूरोप में हुई थी। इसने जनसंचार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन प्रिंट मीडिया की शुरुआत कब हुई? तो 18वीं शताब्दी। प्रिंट मीडिया बहुत ही सुव्यवस्थित, तार्किक, दुनिया में घट रही विभिन्न घटना आदि का संग्रह है। आपने न्यूज़पेपर अगर आप देखोगे, एक एक चीज एक एक पृष्ठ पे क्लियर होता है कि किस पृष्ठ पे क्या सूचना दी होती है, पूरी तरीके से व्यवस्थित होता है, और उसमें देश दुनिया में जो घट रहा है उसकी सूचना होती है। फिर अगला पॉइंट है, ये है कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल और बुक्स आदि इसकी श्रेणी में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत 1895 में हुई, जब ल्यूमियर ब्रदर्स ने सिनेमेटोग्राफी की खोज की थी। तब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत हुई है। इस इसके उपरांत ग्लोमे मार्कोनी ने टीवी उदाहरण है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब हम रेडियो का यूज कर रहे हैं और टीवी का यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उदाहरण है। जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा या इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा चलता है, वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाता है। फिर है मॉडर्न डे मीडिया। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के उपरांत इसका जन्म हुआ था। ईमेल, पोस्टकार्ड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग आदि इसकी श्रेणी में आते हैं। आज हम पूरी दुनिया से मात्र सिंगल क्लिक दूर है, इसलिए आज दुनिया को ग्लोबल विलेज कहते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि ग्लोबल जो विलेज है वो किस मीडिया के कारण ये कल्पना संभव हुई। ग्लोबल विलेज का मतलब कि पूरी दुनिया एक विश्व की तरह। आज हम देखते हैं ना कि दुनिया में कुछ भी हो, कहीं भी घटे, तो हमें आसानी से मिल जाता है। तो वो मॉडर्न में मीडिया का ही कमाल है। फिर जनसंचार के साथ इसके माध्यम से जानकारी व्यक्तियों तक आती है और व्यक्ति का ये संवेदीकरण करती है। इसमें मॉडर्न डे मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब ये है कि जो भी सूचना व्यक्तियों को प्राप्त होती है, वो उनके मानसिक स्तर पर को बहुत प्रभावित करती है। जैसे कि कोविड का उदाहरण है, कोविड की न्यूज आने लगती है तो वे अंदर से घबराने लगते हैं, तो वो उसका एक उदाहरण है। फिर अगला है कि इससे राजनीतिक जागरूकता हमें होती है कि पता आज हमें पता है कि कितनी मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, तो सभी के बारे में हमें मास मीडिया से पता चलता है। विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी होती है हमें इससे। जनता सरकार से और सरकार जनता से आपस में जुड़ पाती है। जैसे कि मन की बात से हमारे पीएम हमसे जुड़ जाते हैं, और हमको आजकल कुछ भी देना होता है तो आप देखते हो कि ट्विटर ट्विटर का हम यूज कर लेते हैं और अपनी बात को पहुंचा देते हैं। ये सामाजिकरण में मदद करता है। मतलब समाज में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उनके बारे में व्यक्तियों को जागृत करता है। ये मनोरंजन भी करता है। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मास मीडिया में जो मॉडर्न डे मीडिया आ रहा है उसका एक पार्ट है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, पर उसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु थे वो मैंने आपके लिए लिख लिए हैं। ये मीडिया का नया रूप है,
सोशल मीडिया कंप्यूटर पर आधारित तकनीक है जो वर्चुअल नेटवर्क और कम्युनिकेशन के माध्यम से सुझावों, विचारों और सूचनाओं आदि का आदान प्रदान करती है। तो सोशल मीडिया में फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, ब्लॉग हुआ, ये सब चीजें आती हैं। तो फेसबुक ये एक अमेरिकी सोशल मीडिया है। ये 4 फरवरी 2004 को जकरबर्ग द्वारा आरंभ की गई थी। ये इंक द्वारा संचालित है, एक कंपनी है उसके द्वारा ये फेसबुक संचालित है, जो कि मेनली पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। फिर इंस्टाग्राम, इसे केविन स्ट्रॉम और माइक प्राइसगर ने 2010 में लॉन्च किया था। और इंस्टाग्राम को आपने पता है फेसबुक ने खरीद लिया है। फिर ट्विटर, ये 2006 में जैक डोर्सी, नोआ ग्लास और बिज स्टोन और इवाइन विलियम्स द्वारा बनाया गया था। 2017 में पहले एक ट्वीट की जो सीमा थी वो 120 थी, पर इसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है, 280 कर दिया है। पर सिर्फ चीनी, कोरियन और जापानी, इन तीनों भाषाओं को छोड़कर जो ट्वीट की जो सीमा थी वो बढ़ा दी गई है। इन तीनों भाषाओं में इसकी सीमा नहीं बढ़ाई गई है। फिर अगला है यूट्यूब। ये 2005 में चार्ड हर्ले और स्टीवन चेन और जावेद करीम द्वारा बनाया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में। 2006 में गूगल ने इसको खरीद लिया था। फिर व्हाट्सएप, इसकी स्थापना जॉन कॉम और ब्राउन एक्टन द्वारा 2009 में की गई थी। इसका स्वामित्व भी फेसबुक के पास है। व्हाट्सएप को भी अभी फेसबुक में ने ले लिया और इसके व्हाट्सएप में अभी एक और नया फीचर जोड़ा है, मनी ट्रांसफर का। फिर आता है ब्लॉग। ये जो ब्लॉग है ये पहले वेब ब्लॉग का संक्षिप्त रूप था, जिसे 17 दिसंबर 1997 में जॉन बार्ज द्वारा तैयार किया गया था। और ब्लॉग शब्द 1999 पीटर माहरबल ने दिया था। पहले इसे वेब ब्लॉग कहते थे, पर अब इसे ब्लॉग कहते हैं। पहले इनको लिखने के लिए HTML आदि भाषा का उपयोग किया जाता था, वर्तमान में नहीं किया जाता है। पहले जो ब्लॉग लिखना होता था बड़ी कठिन होता था। आपको HTML, C++, जावा, ये सारी लैंग्वेज आना जरूरी होती थी। पर आजकल क्या होती है, कुछ वेबसाइट जो होती है उन उन वेबसाइट के जरिए आप आसानी से अपना ब्लॉग लिख सकते हो और वो कई उपकरण भी आपको प्रदान करती है। फिर है मास मीडिया के सकारात्मक प्रभाव। पहला यह कि इससे सरकार और सरकार की नीतियों की जानकारी मिलती है। दूसरा यह कि इससे सकारात्मक सामाजिक बदलाव आता है। आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी बाबा के ढाबे की, है ना। तो एक अच्छा मैसेज तो गया था उसमें कि जो वृद्ध व्यक्ति है उनकी दुकानों पे जाना चाहिए, उनसे खाना लेना चाहिए। तो एक समाज में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, ये मनोरंजन एवं शिक्षा का कार्य करती है। हम इसके द्वारा शिक्षा भी ले रहे हैं। यूट्यूब पे कई चीज है जो जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम यूट्यूब से ग्रहण कर सकते हैं। मनोरंजन करता है, दुनिया के करीब ले जाती है, ले ही जा रही है दुनिया के करीब, व्यापार को बढ़ाती है। आजकल देखिए व्हाट्सएप बिजनेस आ गया है और कई तरीके के गूगल, आप देखो तो गूगल भी क्या कहते हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई ऑप्शंस लेके आ रहा है। अब मास मीडिया के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। पहला ये कि ये देश की पारंपरिक संस्कृति को मास मीडिया प्रभावित करती है। आजकल सब लोग संस्कृतियों को कहीं ना कहीं, जो हमारे अभी हमने ऊपर जो पढ़ा पारंपरिक मीडिया, उसको छोड़ रहे हैं। हमें बहुत सारी जो हमारी परंपरा में क्या कहते हैं कला थी वो लुप्त होती जा रही है। तो इसका ही नकारात्मक प्रभाव है। पहला उद्देश्य मनोरंजन हो गया है। पहले जो था शिक्षा और जानकारी, और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा था कि हम जो मीडिया है उसके द्वारा हम शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। पर अब वो हटके मनोरंजन हो गया है। हिंसा में बढ़ावा मिलता है, कोई भी जरा सी चीज हुई सब जगह पहुंच जाती है। इसके कारण इच्छा में वृद्धि होती है, जिसके कारण व्यक्ति बिना आवश्यकता की भी वस्तुएं खरीदना शुरू कर देता है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी चीज जो है गूगल पे सर्च करो
जैसे कि आपको नाइकी के शूज चाहिए, तो आपने एक बार सर्च किए, वो आपको बार बार वो उसका एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाता ही रहेगा, जिसके कारण क्या होता है कि साइकोलॉजिकल हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि हम उस चीज को खरीदें। अभी टाइम है क्या? चलिए, कल हम कर लेंगे इम्पोर्टेंट यूनिट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया। आज इतना ही कर लेते हैं। अब इसमें किसी को कोई सवाल है तो आप पूछिए। किसी का कोई सवाल नहीं है? सर अभी ये सब्जेक्ट एकदम नया है तो अभी हम्म। समझने में समय लग रहा है इसको। तो अभी सर प्रश्न अभी जब अच्छे से पढ़ेंगे हम्म। उसके बाद प्रश्न निकलेंगे। ठीक है, आप जी पढ़िएगा, जो सर। भी डाउट्स हो आप पूछ लीजिएगा, बाद में भी पूछ लीजिएगा। जी। Thank you, sir. माय प्लेजर मैम। धन्यवाद नीरज जी। नीरज जी आइए, आप ही शांति पाठ करवाइए। ये टाइम हो गया क्या? जी। जी। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, आराम आराम से छोड़ेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम सहना भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना हितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार।